अच्छा, ओ लेवल्स का कर लेते हैं एक पेपर। ठीक है। तो आपको अब एक आइडिया और भी हो जाएगा कि आप वेरिएंट सॉल्व करते हो ना, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि जब आप दोनों वेरिएंट्स एक ही ईयर के सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कितनी सिमिलैरिटीज होती हैं। अब जिस तरह अभी हमने 22 किया था उसमें आईजीसीएससी का मई जून, अब ओ लेवल्स का भी मई जून है। और इसमें बस टाइम ड्यूरेशन 1 आवर की है। बाकी 40 MCQs। अब आप देखो पहला क्वेश्चन उन्होंने सेम वही मेजरमेंट से रिलेटेड दिया है। ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि माइक्रोमीटर कैलिपर्स हमारे यूज नहीं होने, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि लेंथ मेजर करनी है और डायमीटर, तो लेंथ के लिए तो हम मीटर रूल यूज करेंगे और डायमीटर के लिए हमें पता है कि माइक्रोमीटर, तो इसमें भी ऑप्शन बी होगा सबसे पहले। ठीक है। लेकिन अभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे, वो कोई और क्वेश्चन इंक्लूड कर लेंगे, जिस तरह आपने स्पेसिमेन में देखा होगा सरकमफेरेंस और इस टाइप के क्वेश्चन ऐड किए हुए थे जिसमें सिर्फ लेंथ का लिंक हो, डायमीटर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे। उसके बाद है a driver drives a car at constant velocity along a road. The driver sees a hazard and applies the brake. What is the car's motion as it moves through the thinking distance and as it moves through the braking distance? तो दो डिस्टेंस के बारे में पूछा है। अच्छा देखो पैटर्न कितना सेम था कि आईजीसीएससी में भी दूसरे क्वेश्चन में आपके पास इस तरह बॉक्स में क्वांटिटीज दी थी, इसमें भी सेम उसी तरह से दिया, बस क्वेश्चन की थीम चेंज कर दी। तो अब इसमें बताने के मोशन थ्रू द थिंकिंग डिस्टेंस। अब जब आप सोच रहे थे ब्रेक अप्लाई करने का रिएक्शन से पहले, और उससे पहले आपकी कार चल रही थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो जब आप थिंकिंग डिस्टेंस में थे तो आपकी कार की स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म या डेसिलरेटिंग? दो ही ऑप्शन है। यूनिफॉर्म, क्योंकि आप जब ब्रेक अप्लाई करने का सोच रहे थे तो रिएक्शन टाइम से पहले, जब तक पैडल को आपने प्रेस नहीं किया था, तो पैडल को प्रेस करने से पहले पहले आपके पास आपकी स्पीड कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि उससे पहले भी कांस्टेंट थी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और मोशन थ्रू द ब्रेकिंग डिस्टेंस डेसिलरेट हो जाएगा, क्योंकि अब आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो अब आप डेसिलरेट करोगे। तो ऑप्शन सी। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं थे, इजी हैं। और तीसरा देख लेते हैं। अच्छा तीसरा भी आपके पास देखो सेम उसी पैटर्न पे दिया है, रिजल्टेंट फोर्स सर्कुलर मोशन में फाइंड करनी है। ठीक है। तो टुवर्ड्स द सेंटर वाला ऑप्शन ए होगा हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ तक तो सेम सेम क्वेश्चंस थे। उसके बाद उन्होंने कहा है द मास एम ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू इट्स वेट एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा वहां पर भी इन्होंने क्वेश्चन जो है वो, अब देखो पैटर्न कितना सेम होता है। ठीक है। बस टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस है और डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादा कैलकुलेशन के क्वेश्चन देंगे तो 45 मिनट्स में करना मुश्किल है। ठीक है। क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो पेपर में क्वेश्चन में होता है प्रॉब्लम। तो खैर इसमें आपने इक्वेशन बतानी है कि आपके पास कौन सी इक्वेशन होगी। W = mg फॉर्मूला होता है हमें पता है, तो उसी को हम थोड़ा सा शफल कर लें तो M = W/G हमें बिल्कुल सही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है। बहुत इजी था। उस पेपर में हमसे जो है वो उन्होंने ये पूछा था कि वेट सेम होगा क्या, क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, ये सब। अच्छा 5 वाला क्वेश्चन अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास ना बहुत सारे हैं, मतलब ना काफी बार आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। A plastic cube of density is compressed so that of its sides become one half of its original length। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी जो डेंसिटी थी वो ये थी ओरिजिनल, और उसको आपने कंप्रेस किया कि उसकी हर साइड जो है वो हाफ हो गई। ठीक है। जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी। अब वो पूछ रहे हैं कि आपके पास जो नई डेंसिटी होगी वो क्या होगी। ठीक है। सोच के बताना अब इसका आंसर। सबसे पहली बात, डेंसिटी का फॉर्मूला देखो, जो भी क्वांटिटी है ना, तो फिजिक्स में तो आप यही किया करो, सबसे पहले उसका फॉर्मूला माइंड में रखा करो, क्योंकि इससे बहुत हेल्प हो जाएगी सॉल्व करते हुए। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपके पास इसमें साइड्स जो है वो हाफ हो गई। अब साइड्स हाफ होने का मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी, आपके पास सबसे पहली बात ये कि जब साइड्स डिक्रीज हो रही है तो आपकी डेंसिटी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूँ। इंक्रीज हो जाएगी।
इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको रिलेट करते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम से। अब डेंसिटी और वॉल्यूम से हम जब रिलेट करेंगे, तो जब साइड्स की बात कर रहे हैं ना, तो साइड्स का मतलब है तीनों साइड्स लेस होंगी। अगर आप एक क्यूब बनाते हो, तो क्यूब में भी अगर आप एक साइड को कम कर रहे हो, तो आपको बाकी साइड्स भी कम करनी है। तो पूरा आपके पास वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है। और वॉल्यूम में चेंज आने का मतलब ये कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों कम हो गई, ठीक है। और तीनों कम होने का मतलब है कि आपके पास टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, 8 टाइम्स आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, क्योंकि वॉल्यूम में 3 लेंथ होती हैं, ठीक है। तो तीनों आपके पास जो है वो हाफ होने का मतलब ये कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 1/8, यानी आपने 1/8 टाइम्स इसको डिक्रीज कर दिया। तो जब वॉल्यूम 1/8 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी 8 टाइम्स इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या होगा? ऑप्शन डी। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इस तरह के ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें एक तो कैलकुलेशन नहीं होती डायरेक्ट, और हाँ, लेंथ इज बेसिकली, लेंथ का मसला पता है क्या? लेंथ आपके पास उसमें 3 साइड्स, उन्होंने कहा साइड्स बिकम हाफ। तो साइड्स आपको पता है वॉल्यूम में 3 होती हैं, तो तीनों जब हाफ हो रही हैं, तो वो 8 टाइम हो जाएगी, 1/2 1/2 1/2, तीनों साइड्स हाफ हाफ हो रही हैं। तो ये लॉजिक है, ठीक है। अच्छा, 6 वाले में आप कह रहे हो कि सी लीस्ट स्टेबल बताना है। हाँ, बेस छोटी है और उसका ऊपर की साइड पे मास बहुत हैवी है। हाँ, तो इसकी बेस बड़ी है, हम्म, वो छोटी है, ये भी सेम, ये बिल्कुल। तो सी हमारे पास लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि एक तो इसका बेस एरिया कम है, और दूसरा ये कि आपके पास यहाँ पर एरिया जो है वो ज्यादा है, तो इसका मास भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगी, ठीक है। द इनिशियल प्रेशर ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास, हाँ बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज P1, the gas expands at a constant temperature until the volume has V2 and pressure P2। अच्छा, वॉल्यूम आपके पास चेंज हुआ है, प्रेशर आपके पास चेंज हुआ है, ठीक है। आप देखो, इनिशियल वॉल्यूम हमारा V1 था और प्रेशर P1 था, नेक्स्ट वॉल्यूम हमारा V2 हुआ, प्रेशर P2 हो गया, और गैस एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर हमारा सेम है। अब वो पूछ रहे विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है आपने। अब ऑप्शंस आप देख लो और बताओ क्या ऑप्शन होगा आपके पास। प्रेशर इज मेजर्ड इन न्यूटन पर मीटर क्यूब, फोर्स अपॉन एरिया होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो पहला ही ऑप्शन गलत है, मतलब वो नॉट करेक्ट है। तो पहला ही ऑप्शन होगा, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ऐसा यूनिट प्रेशर का, ठीक है। सेकंड वाली सही है, P1 V1 = P2 V2, थर्ड में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी सही है, और डी भी सही है, ठीक है। तो दोनों चीज, तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है, बी सी डी, पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपके पास नॉट करेक्ट में आएगा, ठीक है। 8 है, स्टोन फॉल्स एट टर्मिनल वेलोसिटी इन एयर विच इज इक्वल टू द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन। अच्छा, ये भी आपके पास हमारे टॉपिकल्स में था, और इसमें आपने बताना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब चेंज होगी तो वो किस फॉर्म में जाएगी। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं काइनेटिक लिखकर, सबसे पहले सब टिक करते हैं काइनेटिक पे। देखो, इसमें एक चीज भूला नहीं करो कि आप टर्मिनल वेलोसिटी पे हो। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है स्पीड कांस्टेंट है, और जब तक स्पीड कांस्टेंट है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी? हाफ mv²। तो v में जब कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता। हाँ, जब आप डाउनवर्ड आते हो, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से थर्मल एनर्जी में हमारी जो है वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है, तो थर्मल एनर्जी इसका आंसर होता है, ठीक है। ये काफी लोगों ने पूछा था क्वेश्चन भी ये, तो इसमें बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ थर्मल एनर्जी लिखना है, For water in our river is used to turbine. Water ठीक है। expansion. टरबाइन की Hydro एग्जाम्पल है, pipe.
सोर्स बताना है कि कौन सी टाइप की, मतलब यहाँ पर हमारी जो है वो सोर्स हम यूज कर रहे हैं, मतलब रिवर्स का वाटर हम यूज कर रहे हैं फ्लो डाउन स्ट्रीम, और इससे हम पावर सोर्स जो है वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मतलब डैम की एग्जांपल दी है, तो बेसिकली ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक होगा कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक है। और load is pulled by a rope attached to a motor. The resultant force exerted by the rope on the load is shown in diagram. In each diagram, the load moves in the direction of the force and takes 10 seconds to travel 1 meter. In which diagram does the motor work with the greatest power? अच्छा, सब में वर्क डन देख लो आप पहले, कहाँ पे वर्क डन कैसा हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि कहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर आएगी। तो ये भी शो कर रहा है कैसे मूव कर रहा है। सब 10 सेकंड्स में जा रहे हैं, 1 मीटर कवर कर रहे हैं सब। ठीक है। टी में अच्छा, नीचे जा रहा है। ए सी डी, अच्छा देखो वर्क डन बेसिकली खुद क्या होता है, एफ इंटू डी। सबसे पहली चीज आप एफ इंटू डी अगर कर लो ना, तो सबका डिस्टेंस तो 1 मीटर है, फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ अप्लाई हो रही है, ए में हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा पावर तो आपके पास ए पे लगेगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज्यादा है। सेकेंडली वो हम्म। स्ट्रेट भी है, आपको उसको पूरा पुश करना है। जब एक हाँ अलाइनमेंट होती है तब आप नीचे उतर रहे हो या ऊपर खींच रहे हो, वो डिफरेंट होता है। ठीक है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला लिखो एफ इंटू डी, और फोर्स देखो सबसे ज्यादा कहाँ है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सब जो है वो 10 सेकेंड्स में कवर कर रहे हैं 1 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो फोर्स होगी आपके पास, वो तो हमारे पास इसमें अप्लाई हो रही है। ठीक है। अच्छा, स्लोप वाली जहां तक बात है, स्लोप वाला कॉन्सेप्ट आपके पास अगर स्लोप भी अप्लाई करो, तो एक तो पहली बात ये कि स्लोप वाले जो एंगल वाले क्वेश्चन है वो हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है। वैसे वो होते हैं, सॉल्व पूरा होता है इसका मेथड, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करते। हमारे पास हमें ये पता होता है कि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम पैरेलल कंडीशन में होता है। ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास, क्योंकि इस पे अगर आप सी पर जाओगे ना, तो सी में मसला सबसे बड़ा पता है क्या आता है, कि एक तो ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो उससे आपका एंगल देखो क्या बन रहा है, आप ऊपर जा रहे हो आपका एंगल बढ़ता जा रहा है, तो ग्रेविटी भी आपको पुल करेगी, तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी वहां भी लगेगी उसको ओवरकम करने में। ठीक है। तो ए में क्या है, स्ट्रेट है, हर पॉइंट पे ग्रेविटी सेम होगी, आप कांस्टेंट उससे निकल जाओगे, तो सबसे ज्यादा पावर आपको जो है वो ए में मिलेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? वरना सिंपल सा आपको लॉजिक बताया कि आप सिर्फ फॉर्मूला की वहां तक लिमिट तक इसको सॉल्व करोगे, और कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत नहीं है। बी तो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है, बी में तो ऊपर की तरफ आप उसे लेकर जा रहे हो। ठीक है। और ऊपर की तरफ लेकर जाने का मतलब है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, तो ग्रेविटी में आपको पहले ग्रेविटी को ओवरकम करना पड़ेगा। जब तक आप उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा। जिस तरह बैग को हम लिफ्ट करते हैं, तो जब तक बैग शोल्डर पे होता है तो दोनों फोर्सेस इक्वल होती है, डाउनवर्ड अपवर्ड। ठीक है। और अगर बैग को और ऊपर लिफ्ट करना है तो और फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये है आपके पास केस। तो वो एनर्जी हमारी दूसरी जगह पर लग जाएगी, बेसिकली हमारे लिए एनर्जी वेस्ट हो रही है, हमारे काम में नहीं आ रही वो। और इसमें आपके पास एनर्जी का कुछ है, टोटल एनर्जी इन 1 सेकेंड ऑन अ ग्रुप ऑफ सोलर पैनल, टाइम 1 सेकेंड का है, और जूल्स पर मीटर स्क्वायर, वर्क डन ओवर एरिया, डब्ल्यू अपॉन ए, या एनर्जी ओवर एरिया। चलो देखते हैं। बेसिकली ग्रुप ऑफ सोलर पैनल्स कन्वर्ट 720 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी टू 120 जूल्स ऑफ यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब 720 को कन्वर्ट कर रही है वो 120 यूजफुल में। ठीक है। तो इनपुट हमारा 720 है बेसिकली, और आउटपुट हमें 120 मिल रहा है। सो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पैनल एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो एफिशिएंसी अगर पहले निकालो, एफिशिएंसी देखो कितनी आ रही है। अगर एफिशिएंसी देखें हम, यहाँ तक क्या वैल्यूज है।
120 डिवाइडेड बाय इनपुट था 720, तो 16.66 यानी 17 आ रहा है। ठीक है, 17 का मतलब है या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन डी, इन दोनों को कैंसिल करते हैं। अब बात है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सोलर पैनल्स। अब यहाँ पे 120 जूल्स जो है वो अप्लाई हो रहा है पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अब कितने पैनल्स होंगे आपके पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सोलर पैनल्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि सर आपके जीरो पास पॉइंट वन सिक्स सिक्स आ रहा है। राउंड ऑफ 17 एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100। और अब एरिया के लिए आपने कैलकुलेट करना है, तो 120 जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 120 को, एक मिनट, हम 720 को डिवाइड करेंगे 120 से। देखो आपके पास टोटल जो एनर्जी सप्लाई की थी वो 720 थी, और हमने यूज किया 120, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि हम 120 जूल्स पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे 120 जूल्स एनर्जी लग रही है, तो इसका आंसर आ रहा है 6। तो इसका मतलब है अगर हम पूरी एनर्जी यूटिलाइज करते तो इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया हमारे पास पे पर सोलर पैनल का जो है वो 6 मीटर पर स्क्वायर होता। ठीक है, क्योंकि 720 के हिसाब से अगर हम देखें तो क्वेश्चन में लिखा था कि 120 जूल्स पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे जो आपकी एनर्जी थी वो यूज हो रही थी 120। तो अगर आपने 720 एनर्जी यूज करनी है तो उसके लिए आपका एरिया जो है वो 6 मीटर स्क्वायर तक जाएगा, तो आप 720 एनर्जी यूज कर सकते हो। तो 720 को 120 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 6। तो इसका मतलब ये कि सोलर पैनल का जो है वो एरिया 6 होना चाहिए, वही सिंपल रेशियो मेथड वाली बात। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, देखो हिंट क्वेश्चन में मिल जाती है आपको खुद ही ना। आपको एक पार्ट समझ नहीं आया 120 जूल्स पर मीटर स्क्वायर पे अगर हम रुके रहते ना तो क्वेश्चन वहीं रुका रहता। ठीक है, आपको बाद में पता चला एफिशिएंसी है तो एफिशिएंसी कैलकुलेट की 50-50 हो गया। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक समझ आ गया कि 120 हमने यूज किया, 720 इनपुट किया था, तो इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि टोटल, टोटल का मतलब है 720 को अगर यूज करते तो कितना मीटर स्क्वायर हमारा जो है वो एरिया यूज होता वहां पे। 12 सिंपल है, आपके पास 1000 वॉट पावर गिवन है, 240 वोल्ट वोल्टेज गिवन है, और टाइम जो है वो आपके पास मिनट्स में, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 300। और पूछ रहे हैं एनर्जी, फॉर्मूला क्या यूज करोगे। एनर्जी का फॉर्मूला, अच्छा देखो ये वाला सेम फॉर्मूला उस पेपर में भी पूछा हुआ था। ठीक है, तो देखो पैटर्न इनका सेम होता है ऑलमोस्ट। तो वी आई की जगह पे हम सिर्फ पी लिखेंगे, क्योंकि वी आई होता है इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 300, 3 लाख। सिंपल डी ऑप्शन ही नजर आ रहा है 3 से मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, ठीक है, वी भले उन्होंने दिया लेकिन वो हमारे यूज में नहीं आ रहा, वो तब यूज करते जब करंट की वैल्यू होती। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वी को यूज क्यों नहीं किया, सिर्फ वो ट्रिक करने के लिए दिया उन्होंने आपको। सेकंड सेक्शन है आपके पास। A building has walls made from wood and steel. What describe the way in which the thermal energy is transferred through the walls? Wood और steel। रेशियो जर्नल का। हम्म, तो वुड और स्टील से बनी है बिल्डिंग। अब आप देख लो कि कौन सा प्रोसेस हो सकता है इसमें। 13 में कंडक्शन थ्रू द वुड, कंडक्शन तो हो नहीं सकती वुड में, पहली बात ही गलत लिखी। उसके बाद है कंडक्शन थ्रू द मेटल बाय बोथ द वाइब्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द स्टील, तो बी वाली बात तो सही है। सी भी देख लेते हैं, कंडक्शन थ्रू द वुड गलत है यहाँ तक, कन्वेक्शन थ्रू द मेटल ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, बिल्कुल सही बी। इसको स्किप कर देना थर्मामीटर्स। थर्मामीटर वाले इन्होंने काफी ज्यादा दिए हुए, 3 क्वेश्चन थर्मामीटर के दिए हुए। सेम ही नहीं है। हम्म, ये तो आ अच्छा हीट कैपेसिटी हमारे पास है
ठीक है, वो वाला जो उसमें क्वेश्चन स्किप करवाया था उसमें टाइम वगैरह था, वो रेशियो मेथड होता है बहुत डिटेल्ड, तो इस वजह से वो नहीं करना। 17 वाला जो है वो आपके पास सिंपल है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिट बताना है और सिंबल बताना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो या हीट कैपेसिटी, आपका यूनिट क्या होता है, सी। अच्छा, इन्होंने एक चीज का डिफरेंस होता है, बस एक चीज का डिफरेंस समझ लो यहाँ पर। एक होता है हीट कैपेसिटी और एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बस इतना सा फर्क होता है, जब वर्ड स्पेसिफिक लिखा होता है ना, तो स्पेसिफिक वर्ड लिखा होता है मास के लिए, कि वो आपसे मास की बात कर रहा है, स्पेसिफिक मास। जब वो हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है ना सिर्फ, तो मास कुछ भी हो सकता है, उसमें मास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज और इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए, बी आप लोग सही बता रहे थे अपने उससे, लेकिन बस इतना सा डिफरेंस होता है कि हीट कैपेसिटी में मास इन्वॉल्व नहीं होता है। स्पेसिफिक वर्ड का मतलब ये है कि वो किसी और चीज को भी स्पेसिफिक कर रहा है, तो वो मास को स्पेसिफिक कर रहा है। क्योंकि हम लैब में जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम इक्वल लेते हैं मास, ताकि मास का चेंज हमें स्टडी ना करना पड़े, वरना फिर मास का चेंज भी हमें वहाँ इन्वॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, 18, which one describe the arrangement of a particle and the forces between particles in a solid। सॉलिड की बात कर रहे हैं वो, तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल रेगुलर होता है उसमें, और फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल स्ट्रांग होती है, इसका भी आंसर ए। ठीक है, बहुत सिंपल। सर लिक्विड में भी अरेंजमेंट हमारी रेगुलर ही होती है ना? हाँ, क्योंकि उसको जिस कंटेनर में रखते हैं वो उस फॉर्म में आपके पास फिक्स हो जाता है, गैस मूव करती रहती है। क्योंकि वो फ्लूइड है, उनको हम वैसे तो कहीं पर चेक नहीं कर सकते, किसी कंटेनर में डालकर ही आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद वेव सेक्शन शुरू हो गया 19 से। अ वेव इन द सी कोलाइड्स विद अ क्लिफ, अ क्रस्ट ऑफ द वेव हिट्स द वंस क्लिफ वंस एवरी 6 सेकंड। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, अब ये वाला करो एक क्वेश्चन खुद से। आंसर बता देता हूँ, डी है, एक बार ट्राई करो। First of the wave hits the cliff one every 6 seconds. The horizontal distance between the crest इस क्वेश्चन and में आपको पता चल जाएगा adjacent trough of the wave is 4.5. कि आपकी वेव्स के टॉपिक में समझ लो, पूरे वेव टॉपिक्स का एक कंक्लूजन है इस क्वेश्चन में। What is the speed of the wave? क्वांटिटीज को ध्यान से देखो अपने पास, उसको नोट डाउन करो, फिर देखो कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, किस तरह से पूछ रहा है। 4.5 meter wave QR. 1.5 है आंसर वैसे। ठीक है, कोई स्टार्टिंग स्टेप बताना चाह रहा हो? नहीं आ रहा, ठीक है। ये सारे सवाल करवाए हैं, एक सवाल तो सॉल्व कर दो। अच्छा चलो, हिंट इसमें ये है कि आपके पास देखो, सबसे पहली लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, अ क्रस्ट ऑफ द वेव हिट्स द क्लिफ One वंस second. एवरी 6 सेकंड। हर 6 सेकंड के बाद दूसरा क्रस्ट आपके पास हिट कर रहा है, मतलब एक क्रस्ट ने हिट किया, 6 सेकंड बाद दूसरा हिट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस 6 सेकंड के अंदर अंदर आपकी एक वेव कंप्लीट हो रही है।
ऐसा ही है, क्योंकि जब दूसरा क्रस्ट आके हिट करेगा तो क्रस्ट से क्रस्ट का अगर हम टाइम देखें तो क्रस्ट टू क्रस्ट आपके पास एक वेवलेंथ बनती है। तो एक वेवलेंथ का मतलब है एक वेव कंप्लीट हो रही है। ठीक है, 6 सेकंड्स में एक वेव कंप्लीट हो रही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट एंड द एडजेसेंट ट्रफ ऑफ द वेव इज 4.5 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक क्रस्ट से लेकर और एक ट्रफ, जब हम एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाते हैं तो वो आपके पास एक वेव को शो करती है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई एक वेवलेंथ। तो वेवलेंथ आपके पास बेसिकली कितनी है? ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पे वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वगैरह आपके पास का कॉन्सेप्ट उसका नहीं है उस तरह से। ठीक है, तो आपके पास डिस्टेंस आ गया बेसिकली, क्योंकि एक ट्रस्ट और एक ट्रफ से एक वेव बन रही है, ये हमें पता चल गया। और हाँ, हम्म, इसका मतलब ये है कि एक ट्रस्ट से बाद जब दूसरा ट्रस्ट आगे हिट कर रहा है तो उसके बीच में 6 सेकंड्स का टाइम है। तो 6 सेकंड्स का मतलब ये है कि एक ट्रस्ट के बाद जब दूसरा ट्रस्ट आ गया तो उसका मतलब है आपके पास दूसरी वेव स्टार्ट हो गई वहां से। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि आप यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको सिंपल अपना डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, तो ये हमारा सिंपल एक डिस्टेंस होगा। हमें डिस्टेंस ओवर टाइम वाले फॉर्मूला से सॉल्व करना है, लेकिन बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि नंबर्स कौन से यूज करें, क्योंकि जो नंबर्स उन्होंने दिए उससे आंसर स्ट्रेट कभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, आंसर मैंने इसलिए पहले बता दिया क्योंकि आपको आइडिया हो कि इसमें प्रॉब्लम आ कहाँ रही है क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला आपको पता है v इज इक्वल्स टू डी ओवर टी है, यही चॉइस है हमारे पास, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। हाँ, अब आपने क्या किया होगा, सबसे पहले आपने डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम किया। ठीक है, आपके पास 0.7 यानी बी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, हालांकि आंसर आपके पास जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम अगर आप करो, ठीक है, तो टाइम आपने जो है वो 3 सेकंड्स का लेना होगा। यहाँ पर देखो ये 6 सेकंड्स का मतलब ये कि उन्होंने कहा वेव हिट्स द क्लिफ वंस एवरी 6 सेकंड। ठीक है, तो एक क्रस्ट जो है वो आपके पास 6 सेकंड में हिट कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि दो क्रस्ट हिट हो गए। और उन्होंने कहा कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ यानी एक वेव जो है वो आपके पास 4.5 मीटर की है। तो बेसिकली हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो एक वेव की है। ठीक है, हमारे पास दो वेव्स तीन वेव्स की इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। तो 4.5 मीटर के डिस्टेंस में रहते हुए अगर हम एक वेव की बात करें, तो एक वेव का जब क्रस्ट हिट करेगा और दूसरे क्रस्ट के साथ अगर हम उसको कंपेयर करें, तो 6 सेकंड तो हमारा दो क्रस्ट का टाइम था। अगर हम एक क्रस्ट के टाइम की बात करें तो एक क्रस्ट कितने टाइम में हिट करेगा? 3. पी में हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हमारा टाइम जो है वो 6 सेकंड्स नहीं, हमने 3 सेकंड्स यूज करना है। ठीक है, उसने असल में ट्रिक इस तरह से लेकिन की। स्पीड तो वेव की मांगी है ना सर? हाँ, लेकिन वेव की स्पीड हम डिस्टेंस ओवर टाइम से कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या करोगे, आपको यही कह रहा हूँ कि 4.5 हमने यूज किया ना, 4.5 इंफॉर्मेशन एक वेव की है, क्योंकि हमें पता है कि एक क्रस्ट एक ट्रफ से एक वेव बन रही है। तो हमें जो है वो टाइम भी एक वेव का ही लेना है, दो का नहीं लेना। अगर हम 6 सेकंड लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस हम एक वेव का ले रहे हैं, टाइम हम दो वेव का ले रहे हैं। ठीक है, दो वेव्स का कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा है क्रस्ट ऑफ द वेव हिट्स द क्लिफ वंस एवरी 6 सेकंड। ठीक है, तो आप ये देखो ना कि आप वेव बनाओ। ठीक है, जब इसने हिट किया और उसके बाद जब इसने हिट किया, तो इसका जो टाइम है वो उन्होंने आपको बताया कि 6 सेकंड्स है। लेकिन हमें तो सिर्फ एक का चाहिए, दूसरा तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस ही एक वेव का गिवन है। तो हम एक वेव का जब काउंट करेंगे तो वो हमारे पास हाफ हो जाएगा। हाफ हो गया 3 सेकंड्स, अगले 3 सेकंड्स हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, इसलिए अब आपके पास 0.75 आ रहा है, आप उसको मल्टीप्लाई टू कर सकते हो, लेकिन बात वही है कि मल्टीप्लाई टू या डिवाइड बाय टू का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब आपको इसकी सेकंड लाइन समझ आएगी। तो सेकंड लाइन इसकी ट्रिकी इस तरह से दी हुई है, उसको लिंक आप करो अपनी थर्ड लाइन से, तो सेकंड और थर्ड लाइन से आपको ये पता चल रहा है। उसने इंफॉर्मेशन दी है लेंथ की एक वेव के लिए, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन उसने दो वेव्स की दे दी, क्योंकि दो क्रस्ट का मतलब ये हुआ कि दो वेव्स बेसिकली हम बात कर रहे हैं। और आंसर हमें एक वेव का निकालना है, क्योंकि वही आंसर जो है वो दूसरी वेव के लिए होगा। तो इसलिए टाइम 3 सेकंड्स यूज करेंगे और डिस्टेंस 4.5 यूज करेंगे, तो उसके हिसाब से हमारा जो आंसर होगा, तो डिस्टेंस 4.5 और टाइम जो है वो 3, तो 1.5 डी आंसर। ठीक है,
इसमें कोई कंफ्यूजन और? यस सर, अभी तक मुझे यही समझ नहीं आ रही कि 6 सेकेंड्स जो है, हम्म। मतलब वहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना, 6 सेकंड का ये मतलब नहीं ना ये कि लिखा कि आपने, हाँ, अ, ड्राइव आपके कुछ नहीं क्रस्ट है। दूसरी क्रस्ट के साथ जाके लग रही है, वो भी होता तो भी 1 वेव होना था, 2 वेव वन वेव होनी थी, कहीं बिल्कुल भी सही है। मेंशन नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात सही है, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको यही लाइन बताई कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर इसी तरह से हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब हमने तीसरी लाइन पढ़ी तो तीसरी लाइन में उसने कहा कि एक ट्रस्ट और एक ट्रस्ट का डिस्टेंस है 4.5। इसका मतलब ये है कि वो आपको एक वेव की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो एक वेव की इंफॉर्मेशन का मतलब है कि हमें एक ट्रस्ट का टाइम पता होना चाहिए, दो का नहीं। दो का मतलब ये कि हमारे पास दो वेव की लेंथ होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने वेव लेंथ आप मतलब लेंथ आपको एक वेव की दी है। ठीक है, अगर आपके पास वो दोनों वेव की लेंथ देता तो फिर हम 6 से डिवाइड कर देते, फिर हमारा आंसर जो है वो डिस्टेंस डिवाइड बाय 6। सर, यानी जो एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो आपने कहा कि थर्ड लाइन में उन्होंने लिखा हुआ है, दैट इज बेसिकली नॉट फॉर 1 वेव, दैट इज बेसिकली फॉर हाफ वेव, क्योंकि हमारा जो एक वेव पूरी होती है वो कंप्लीट दो कर, क्रस्ट या दो ट्रफ से होती है। हाँ, अगर आप उस रेफरेंस से लेते ना, क्योंकि अब इसमें रेफरेंस, हाँ, या तो अगर हम जब हमने सेकंड लाइन पढ़ी तो हमारे क्योंकि माइंड ये में पढ़ा था ना, हाँ हाँ, ऐसे पढ़ा हुआ है ना। हाँ, लेकिन जब उसने थर्ड लाइन लिखी तो हमारा फिर वहां पे कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि इसने डिस्टेंस हमें क्रस्ट से ट्रफ का दिया है। ठीक है, क्रस्ट से क्रस्ट का नहीं दिया। तो फिर उसके हिसाब से हमने अपनी टाइमिंग चेंज की दोबारा, कि हम जो है वो क्रस्ट से क्रस्ट का टाइम नहीं लेंगे। हम पहले क्रस्ट का अगर टाइम ले तो वो आधी वेव बन रही है। ठीक है, क्रस्ट तक। तो आधी वेव का मतलब है 6 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो हम इसलिए वहां पे 3 सेकंड यूज करेंगे। ये रहता है। ठीक है, क्योंकि उसने ऊपर जो है वो प्लस से प्लस वाला एक हमें लॉजिक दिया, फिर थर्ड लाइन में आगे उसने लॉजिक जो है वो प्लस से प्लस वाला कर दिया, तो फिर हमें क्वेश्चन को प्लस से ट्रफ वाले में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, 4.5 ये भी कर सकते हैं। अभी देखो, अभी सही है। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन अब यहाँ पे? और 20 वाला तो सिंपल है, साउंड वेव से रिलेटेड। साउंड वेव रिफ्रैक्ट्स एज इट passes from air to water, which quantities change? एयर से वाटर में हम जा रहे हैं तो कौन सी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी? साउंड वेव की बात करते हैं। स्पीड एंड वेवलेंथ, ओनली फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, और 21। अच्छा देखो, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ भी जाए ना बीच में और आपको कंफ्यूजन हो, तो आप फिलहाल उसको छोड़ के पहले आगे वाले में चले जाना, हमेशा यही करना है। टाइम इतना नहीं होता, जो एक बार पढ़ने में नहीं सही से समझ आ रहा, मुश्किल लग रहा है, फिलहाल स्किप करो, आगे जाओ, तब देखो कि आगे वाले क्वेश्चन इजी है, तो टाइम सेव होगा। और इसमें वो आपसे कह रहे हैं ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है और इमेज आपको पता है कहाँ बन रही है, हाउ डज द इमेज कंपेयर विद द ऑब्जेक्ट? इमेज बन रही है आपके पास यहाँ पर आकर, तो इसके हिसाब से देखो इमेज कितनी मैग्नीफाई है। और ओरिएंटेशन कैसी है, इन्वर्टेड है या अपराइट है? इट इज लार्जर एट अपराइट। और प्रिज्म वाला क्वेश्चन है, अरे ऑफ व्हाइट लाइट एंटर्स द प्रिज्म एज शोन, इज रॉ इज करेक्ट। वेव प्रॉपर्टी बतानी है और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड रेड लाइट कंपेयर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, रेड ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। हाँ, और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये तो हमें सबसे पहले पता है। और बाकी जो प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कौन सी है? रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन की। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट लेस होती है, तो इसका मतलब है स्मॉलर स्मॉलर में से चूज करना है, ये दोनों कैंसिल कर देते हैं। तो इसमें रिफ्रैक्शन भी हो रही है और रिफ्रैक्शन के बाद फिर डिस्पर्जन भी है इसमें, तो इसमें हमें दोनों फिनोमिना मिलते हैं प्रिज्म में, तो इसका मतलब है ऑप्टिक्स। हाँ, रिज्वाइन कर लेना ताकि इसको खत्म कर लें, ऑलमोस्ट ये जल्दी हो गया वैसे थोड़ा, वो खत्म कर ही लेते हैं अब इसको। हाँ,
क्योंकि ये कि कर लोगे अभी तो दोबारा खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना डिटेल हो जाता है। हाँ, इसमें ये बताने कि कौन सा पार्ट नहीं है आपके पास। सी, अल्ट्रासाउंड। क्योंकि अल्ट्रासाउंड हमारी रेंज में नहीं था। ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन उन्होंने ऐसा किया, बाकी सारे इजी इजी किए। ठीक है, अब आप ज्वाइन बैक कर लो। अच्छा, हम बेसिकली इसमें बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग वाला पार्ट तो आपने देख लिया था कि हमने दोनों के लिए टाइम की वैल्यूज लिखनी है। तो फर्स्ट टाइम के लिए हमने लिखा T1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर D1 ओवर V। और डिस्टेंस हमारा था पहला 50 फॉर बिल्डिंग P डिवाइडेड बाय V। और सेकंड डिस्टेंस हमारा था फ्रॉम बिल्डिंग Q। तो वो डिस्टेंस था हमारा डिस्टेंस D ओवर V, 200 ओवर V। ठीक है, यहाँ तक हमारी ये दो इक्वेशंस हो गई। उसके बाद उन्होंने हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये दी है कि फर्स्ट एको और सेकंड एको का जो टाइम था वो 1 सेकेंड था। इसका मतलब ये है कि T2 माइनस T1 हमारे पास इक्वल है 1 सेकेंड के। ठीक है, मतलब आपके पास जो दोनों में टाइम डिफरेंस है वो आपके पास इक्वल है 1 सेकेंड के। ठीक है, तो T2 माइनस T1 का मतलब ये हुआ कि T2 की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 200 ओवर V, माइनस T1 की वैल्यू क्या है, 50 ओवर V। वो इक्वल है 1 सेकेंड। ठीक है, और अब आप इसको एलसीएम अगर करते हो तो एलसीएम करने के बाद और कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर होगा वो आपके पास कैसा होगा। अच्छा, अब आपके पास जो डिस्टेंस था ना 2D ओवर T, अब क्योंकि एको है तो अब आप दोनों में सिंपल 2D कर लो। ठीक है, आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2D हो जाएगा। 50 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्योंकि अब हम एको फाइंड आउट कर रहे हैं, और एको फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि एको है आपके पास यहाँ पर दोनों में। तो हमने अब क्योंकि डिफरेंस निकाल लिया ना, अब क्योंकि पहले हम सिर्फ डिस्टेंस सिंगल सिंगल देख रहे थे कि यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये होगा, वहां से डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये होगा। फिर उन्होंने हमें कहा कि एको जो है वो 1 सेकेंड के डिफरेंस से सुनाई दिया। तो जब हमने 1 सेकेंड का डिफरेंस लिखा तो फिर हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, क्योंकि अब हम एको की बात कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये 400 माइनस 100 डिवाइडेड बाय V इज इक्वल्स टू होगा 1। तो इसका मतलब ये कि स्पीड आपकी इक्वल आ रही है 300 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम वैसे भी पढ़ने में आपको पता चल जाएगा ये 2D ओवर T से तो नहीं होना, क्योंकि टाइम उन्होंने सिर्फ 1 सेकेंड डिफरेंस दिया है। सर माइनस क्यों किया? माइनस इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा है कि ही हेयर्स द फर्स्ट एको फ्रॉम बिल्डिंग P एंड 1 सेकेंड लेटर ही हेयर्स द सेकेंड एको फ्रॉम बिल्डिंग Q। अब हमें Q का टाइम नहीं पता, इंडिविजुअल P का टाइम नहीं पता, बस हमें ये पता है दोनों का एको जब सुनाई दिया उसके बीच का टाइम 1 सेकेंड था। तो इसका मतलब ये कि T2 जो सेकेंड का टाइम था, मतलब Q का उसमें बाद में सुनाई दिया, उसका डिस्टेंस ज्यादा है तो उसका एको ग्रेटर होगा। और जो 50 मीटर था उसका पहले सुनाई दिया, इसका मतलब उसका एको जल्दी हमें सुनाई दिया। तो इस वजह से हमने T2 माइनस 1 किया, यानी इनका जो टाइम डिफरेंस है वो इक्वल है 1 के। ठीक है, इस वजह से आप 100 भी पहले लिखोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा और कोई मसला नहीं, आंसर 300 होगा, सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमें बेसिक जर्नल्स उसको यूज करना है कि जो ग्रेटर क्वांटिटी है वो पहले लिखी, जो स्मॉलर उसको बाद में लिखा हमने। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, क्योंकि हमेशा T2 माइनस T1 V2 माइनस V1 करते हैं। तो ऑप्शन बी आएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद 3 स्टेट्स का क्वेश्चन है कि साउंड ट्रेवल कर रहा है 3 स्टेट्स में। विच रॉ शोज वेयर साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट एंड वेयर साउंड ट्रेवल स्लोएस्ट। इजी क्वेश्चन है ये भी। सॉलिड में फास्टेस्ट, गैस में स्लोएस्ट।
एंड विच इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड? फ्लोरेसेंस ट्यूब में नहीं यूज होता, ऑप्टिकल फाइबर में नहीं यूज होता, सनबेड्स में नहीं यूज होता, क्लीनिंग ज्वेलरी में हम यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शंस तो हमने देखे वो सारे अलग ही उसके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसकी हैं रेस का, और ऑप्टिकल फाइबर तो लाइट का है। ठीक है, सनबेड्स हम उसमें यूज करते हैं, कौन सी थी वो, हर बार उसका नाम भूल जाता हूँ, माइक्रो थी या कौन सी थी? यूवी, अल्ट्रा वायलेट, हाँ, अल्ट्रा वायलेट में यूज करते हैं। मेरे माइंड में सबसे पहले वो आता है, रेडियो वेव्स आ जाता है। खैर, विच मटेरियल इज यूज फॉर द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन है यहाँ से। सबसे पहला वाला तो सिंपल है, आयरन। ठीक है, सी। और टू स्फीयर्स आर माउंटेड ऑन एन आइसोलेटेड स्टैंड, स्फीयर एक्स इज इनिशियली अनचार्ज, x is initially uncharged, and sphere y is initially positively charged। x अनचार्ज है, y पे पॉजिटिव चार्ज था इनिशियली, एक मेटल रॉड और उस पे भी इंसुलेटिंग हैंडल है ताकि चार्ज कहीं ट्रांसफर ना हो सके, is placed in a contact with x and y as shown। What are the charges on x and y after the rod is placed in contact with them? अच्छा, y पे ना पहले पॉजिटिव चार्ज था, और ये जो है वो, ये न्यूट्रल था, इस पे दोनों चार्ज थे, इस पे पॉजिटिव ही है। और रॉड रखने के बाद आपके पास क्या होगा ये बताना है आपने। अच्छा, स्फेयर जो है वो भी मेटल के हैं, ठीक है, और रॉड जो है वो आपकी वो भी मेटल की है। तो मेटल जो स्फेयर था वाई, उस पे पॉजिटिव चार्ज था, और इंसुलेटिंग जो हैंडल था, सॉरी जो एक्स था स्फेयर, वो अनचार्ज था। तो अब जो चार्जेस का ट्रांसफर होगा, तो चार्ज ऑन एक्स क्या होगा, चार्ज ऑन वाई क्या होगा, जब आपने रॉड को कांटेक्ट में रखा उसके साथ, तो देखो सिचुएशन को और आंसर देखो क्या हो सकता है आपके पास। सी। और कोई आंसर? ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अभी तक की सिचुएशन ये थी कि आपके पास जो मेटल स्फेयर था वाई, उस पे पॉजिटिव चार्ज था इनिशियली, और जो दूसरा स्फेयर था वो अनचार्ज था। ठीक है, उसके बाद आपने एक मेटल रॉड रखी कांटेक्ट में, और उसके बाद वो आपसे पूछ रहे कि अब आपके पास चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लो कि चार्जेस किस पे क्या था। वाई पॉजिटिव था और एक्स न्यूट्रल था, दोनों थे, मतलब उस पे पॉजिटिव नेगेटिव। ए ऑप्शन आया एक, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन आपने बतानी है, क्योंकि ऊपर मेटल रखा है आपने, तो जो ट्रांसफर होगा आपके पास, वो एक साइड पे उसको नेगेटिव चार्ज मिल रहा है और एक साइड पे उसको पॉजिटिव मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, चार्जेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि वाई पे तो पॉजिटिव चार्ज था ऑलरेडी, वो तो ऑलरेडी चार्ज रहेगा, लेकिन जो एक्स है आपके पास, एक्स से क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो रॉड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और क्योंकि वो न्यूट्रल है वहां से अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो एक्स है, एक्स पे भी आपके पास सेम चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव।
ठीक है। तो चार्जेस जो आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि इसके जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास मेटल है ना, मेटल की बात हो रही है, मेटल में आपके पास कौन मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो रॉड की तरफ मूव कर जाएंगे अट्रैक्ट होके, और आपके पास जो एक्स पर भी चार्ज रह जाएगा वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आपको पता है कि कंडक्टर में हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन से होती है, ठीक है। तो वाई भी पॉजिटिव चार्ज और एक्स भी पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे रॉड की तरफ, ठीक है। ठीक है, अब आपने एक आंसर जो लिखा है ना उसमें आपने पॉजिटिव का रेफरेंस दिया, हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का रेफरेंस हम लिखते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका सही है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पास सर्किट एक तरह से कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। एक्स पर इसलिए आया क्योंकि उन्होंने लिखा था अनचार्ज है वो, अनचार्ज का मतलब है उस पे दोनों तरह के चार्जेस हैं, वो न्यूट्रल है, ठीक है, वो न्यूट्रल था, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे एक्स से, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस रॉड पे आ जाएंगे, क्योंकि रॉड एक तरह से आपको पाथ दे रही है ना कनेक्ट करने का, तो वो नेगेटिव उसकी साइड से मूव करेंगे। तो सर जो आपके पास इंसुलेटिंग हैंडल था उसके पास अपना हम्म। कोई चार्ज नहीं था, अनचार्ज नहीं था वो? मैंने तो इंसुलेटिंग, उस हाँ, कॉन्सेप्ट पे बताया ना कि लेकिन वो आपके पास जो, अनचार्ज वो खुद हाँ, होगा। हाँ। मेटल जो रॉड थी वो भी आपके पास जो है वो उसको इंसुलेटिंग हैंडल इसलिए किया ताकि वो आप जब उसको होल्ड करो तो वो चार्ज बॉडी में ट्रांसफर ग्राउंड ना हो जाए, इस वजह से, ठीक है। लेकिन मेटल रॉड जो आपने रखी है तो वो भी आपके पास न्यूट्रल ही थी, क्योंकि उसके बारे में भी नहीं बताया कि वो चार्ज थी या अनचार्ज, इस वजह से, ठीक है। तो वो नेगेटिव आपके पास रॉड से ट्रांसफर होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ उसको पॉजिटिव मिल रहा है ना, एक्स वाई साइड से, वाई साइड पे उसको पॉजिटिव चार्ज मिल रहे थे, ठीक है। तो वहां से पॉजिटिव आपके पास रिपेल हो गए, क्योंकि वो वाई जो था वो पहले पॉजिटिव चार्ज था, तो उसने पॉजिटिव को वैसे रिपेल करना था, तो वो पॉजिटिव सारे एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ से नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, तो एक्स के नेगेटिव रॉड की तरफ चले गए, और एक्स पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कॉन्सेप्ट है। क्योंकि वाई की तरफ से तो उसको रिपल्शन मिलेगी, सारे पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। और उसके बाद है विच डिवाइस इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस। सर मुझे रिपेल वाला समझ नहीं आई। वाई पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, तो वो रॉड के पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो रिपल्जन करेगा, इसका मतलब है वो पुश करेगा पॉजिटिव चार्ज को टुवर्ड्स लेफ्ट, तो वो सब जाएंगे। लेकिन वो अपने उसकी कोई तो क्योंकि सर ऐसा भी होता है ना कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा पॉजिटिवली अगर कुछ चीज चार्ज हो तो उसमें जरूरी नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, बस ये होता है कि पॉजिटिव ज्यादा है। हाँ, एक्सिस ऑफ पॉजिटिव होता है, लेकिन आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये कि वो कंप्लीटली पॉजिटिव है, यहाँ पर रेफरेंस यही यूज होता है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं मिक्स करना कि उसमें नेगेटिव नहीं होते, उसमें सिर्फ पॉजिटिव ही होते हैं। ओके। 29 में वे डिवाइस इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अच्छा, वैसे ये वाला टॉपिक भी स्किप हो गया, आपको याद होगा हमने सिलेबस में देखा था कि एप्लीकेशंस नहीं आएगी, और वैसे अगर आप देखो तो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे, फोटो कॉपियर है आपको, ठीक है, लेकिन ये आपके पास इंक्लूड नहीं होगा सिलेबस में। और यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, एन इनिशियली अनचार्ज कॉपर रॉड इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रॉड इज पैरेलल टू द फील्ड विच डायग्राम शोज द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द रॉड। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट, और वो कह रहे हैं एन इनिशियली अनचार्ज कॉपर रॉड पहले अनचार्ज थी, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हमने इलेक्ट्रिक, और रॉड इज पैरेलल टू द फील्ड, सो विच डायग्राम शोज द चार्ज इंड्यूस ऑन द रॉड। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास यहाँ से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव लेफ्ट पर है नेगेटिव राइट पर है, एक चीज तो ये कंफर्म हो गई, ठीक है, सब में पॉजिटिव यहाँ पर है नेगेटिव यहाँ पर है सब में। अब दूसरी बात ये कि हमने देखना है कि वो जो हमने रॉड रखी है तो रॉड पे चार्ज कैसा आएगा। अब देखो, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करने का मतलब ये हुआ कि रॉड अभी थी न्यूट्रल,
तो उसके सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट पर शिफ्ट हो गए तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है। देखो हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे शिफ्टिंग होती है, लेकिन रेफरेंस हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं, क्योंकि थ्योरी हमारे पास वही है। ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास डी ऑप्शन होगा। अब सी में क्या प्रॉब्लम है कि दोनों पॉजिटिव रिपेल करेंगे, हो ही नहीं सकता। और एक चार्ज कभी भी आएगा नहीं, क्योंकि वो कॉपर अनचार्ज थी, तो उसका मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे। तो एक चार्ज कहीं गायब नहीं हो सकता, वो रॉड में ही रहेगा। तो नेगेटिव सब अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव, और दूसरी साइड ऑटोमेटिक हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है। बस जल्दी से खत्म करते हैं इसको, बहुत लेंदी हो गया। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके पास। इसमें अच्छा ये वाला भी खैर रिपीटेड है। इलेक्ट्रॉन फ्लो बताना है आपने थ्रू द रेजिस्टर। ये भी हमारे पास टॉपिकल्स में था। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो का मतलब है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी यहाँ से पॉजिटिव। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, देखो उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन पढ़ लो, विच रॉड डिस्क्राइब द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज बता दिया हमने नेगेटिव। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो का मतलब है नॉन कन्वेंशनल करंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है। तो ये रिपीटेड है वैसे टॉपिकल्स में। ठीक है, याद आ गया होगा। तो इसका आंसर है नेगेटिव y2x b। और जहाँ नहीं मेंशन वहाँ कन्वेंशनल करंट। हाँ, वहाँ कन्वेंशनल होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा करंट फ्लो करता है, जर्नल नॉर्मल। और अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्लो का है या नॉन कन्वेंशनल तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, ये कैमरा फ्लैश वाला भी क्वेश्चन आपको याद होगा, ये भी बहुत बार रिपीट था उसमें। और इसमें इन्होंने आपको चार्ज दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है, और वोल्टेज दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू द फ्लैश, एंड व्हाट इज द एवरेज पावर। अच्छा, पावर का तो फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला होता है VIT। तो सबसे पहले करंट निकाल लेंगे हम, ये भी रिपीटेड है, आपको याद आ गया होगा वर्किंग से। Q/T, तो 1.5 ओवर टाइम। तो जल्दी से करंट की वैल्यू निकाल लो, और करंट कितना आ रहा है। खैर जो भी करंट की वैल्यू है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। वोल्टेज 3600 है, डी आ रहा है आंसर। ठीक है। करंट की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना। टाइम उन्होंने आपको बता दिया 0 बल्कि पी। हाँ, पावर तो अभी निकालनी है ना हमने। और पावर के लिए आपको फॉर्मूला पता है, P = VI यूज करते हैं हम। चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसका 500 आ रहा है आंसर, मल्टीप्लाई बाय 3600, मल्टीप्लाई बाय 0.003, 5400 आ रही है एनर्जी। 5400 जूल्स आ गई, और डी आंसर बन रहा है। ठीक है, और लास्ट में P = VI लगा देना, पावर भी कंफर्म हो जाएगी। ठीक है। खैर कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इजी था। 33 में उन्होंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसका यूनिट है, एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बताना है आपके लिए कि कौन सा यूज करते हैं हम। यूनिट है वोल्ट का, और वोल्ट मीटर उसकी डिवाइस होती है जो हम यूज करते हैं। ठीक है। स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस बतानी है, ये भी रिपीटेड है हमारे पास। इसमें बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं जो टॉपिकल्स में थे हमारे। ठीक है। इजी है। 34 स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कहाँ होती है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है सी। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, देखने से पता चल रहा है कि सी में सबसे कम होगी, क्योंकि वो तीनों ही पैरेलल में लगे हुए हैं, उससे कम हो ही नहीं सकती किसी में भी। फिर उसके बाद है अ मेटल कैटलिस्ट प्लग। हाँ, क्योंकि सब में सेम वैल्यू है।
into a main socket, the plug contains a suitable fuse, the cattle cable is damaged and the fuse blow. Why does the fuse blow? क्यों blow होगा वो? ऑप्शंस देख लेते फिर आइडिया होगा कि वो किस रेफरेंस से पूछना चाह रहा है. The earth wire in the cable touches the bare live wire. The metal case of the kettle touches the bare earth wire. अच्छा, बी वाला तो नॉर्मल है, उससे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये तो नॉर्मल सिचुएशन है. नॉर्म न्यूट्रल वायर इन द केबल टचेस द अर्थ वायर, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना क्योंकि वो नेगेटिव की साइड है. और द लाइव वायर ब्रेक्स विदाउट टचिंग एनी अदर वायर, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है, हमने टॉपिकल्स में देखा था, बहुत बार रिपीट हुआ था अलग अलग रेफरेंस से. तो ए ऑप्शन होगा इसमें, क्योंकि लाइव अगर अर्थ के साथ चली गई तो आपको पता है कि वो मेटल के साथ अटैच हो गई, मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा, वोल्टेज करंट की वैल्यू बढ़ेगी और फ्यूज आपके पास वहां पे कैटल साथ खत्म. सर अर्थ वायर जो थी वो टच करती है लाइफ को, लाइव वायर अर्थ को, क्योंकि एक पहले एक भी ही हमने बात है. ऐसे एमसीक्यू हाँ, किया अब था। आपके पास अर्थ वायर अगर नहीं निकलती है नहीं, लाइव वायर एक तो डिफरेंट था ऐसा कोई एमसीक्यू जब हम ये टॉपिकल में कर रहे थे ना, वो ये था कि वो बॉडी मुझे से भूल गया। रिलेटेड था. हाँ, कि वो मेटल बॉडी को टच कर रहा था लाइव वायर, वो ये क्वेश्चन था. तो उसमें भी तो सेम यही था. मतलब अर्थ फायर करेगी लाइव वायर को हमेशा। हाँ, अब क्योंकि अर्थ वायर बेसिकली एक साइड कनेक्ट होती है मेटल केस के साथ, अब दूसरा हैंड उसका अगर कनेक्ट हो गया लाइव के साथ तो इसका मतलब है अब करंट जा रहा है सीधा मेटल बॉडी में. अब मेटल तो कंडक्टर है, वो तो करंट कंडक्ट करेगा. आप उसको जितना करंट दो वो कंडक्ट करा देगा आगे. तो उसका मतलब है फ्यूज की वैल्यू जो है वो वहां पे ब्लो हो जाएगी क्योंकि उसकी रेंज से ज्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. 36 भी आपको देखा देखा सा लग रहा होगा क्योंकि इस तरह के काफी किए हैं. विच चेंज मस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द रीडिंग. कोई मुश्किल नहीं है, इजी है. सिर्फ फैक्टर सेलेक्ट करना है कौन से फैक्टर से इंक्रीज हो सकती है. आउट ऑफ द कॉइल करने से फायदा नहीं है, ऑपोजिट पोल करने से फायदा नहीं है, पुशिंग द मैग्नेट फास्टर इससे फायदा हो सकता है, अनवाइंडिंग सम ये भी आपके पास नहीं है. ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन इसी साल में डाले इन्होंने. ठीक है, और इस साल भी रिपीटेड ही आ जाएंगे कुछ ना कुछ क्योंकि हमने बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस डाले हुए. 60-60 के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके देखना कितने एमसीक्यूज हैं उसमें. और ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है आपके पास, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी. और व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज बताने कितना होगा. 10 टर्न्स, 100 टर्न्स, फिर 200 और 40 टर्न्स. मॉडल पावर लाइन विद टू ट्रांसफॉर्मर्स एंड अ लैंप एट द आउटपुट. तो पहले हमने स्टेप अप लगाया, फिर हमने स्टेप डाउन लगाया. तो ये स्टेप अप है और ये स्टेप डाउन है. और इनपुट की वैल्यू बतानी है आपने कितनी होगी. फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला से कैलकुलेशन करके ट्राई करो. आंसर बताओ क्या आता है. अच्छा, वैसे हमारे पास नॉर्मल जो फॉर्मूला था, सी आंसर आ रहा है. ठीक है, देख लेते हैं. अच्छा, बेसिकली आपके पास इसमें होता क्या है कि आपके पास जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो वही यूज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल्स टू वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल्स टू वोल्टेज इन सेकेंडरी. ठीक है. अब नॉर्मली हमने जो है वो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज फाइंड करना है यानी इनपुट. तो उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या ड्राइव हो जाएगा, एन पी वी एस ओवर एन एस. ठीक है. तो अब आपके पास नंबर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितने हैं.
200, क्योंकि हम इस वाले पार्ट को देख रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी कितना है 24, क्योंकि आउटपुट तो हमें लैंप से मिल रहा है ना, हम उसी को कंपेयर करेंगे। और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कितने थे 40। और बाकी कैलकुलेशन कर लो, आंसर देखो अब क्या आ रहा है। 120 आ रहा है। 120 क्यों आ रहा है? अच्छा 24 हमारा वो है, ठीक है। 12 आ रहा है आंसर, सही है। सर एक दफा चेक कर लेंगे। मैं एक मिनट देख लेता हूँ। नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी थे 200 मल्टीप्लाई बाय वोल्ट इन सेकेंडरी 24 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी 40। 120 आ रहा है। आगे नहीं कैलकुलेट करना था सर? यानी और अभी हमारा वोल्टेज आ रहा है 120। यस 120 आ रहा है ना सर? तो हम्म, उसके बाद हम लोगों ने उसको उसके साथ नहीं करना था कंपेयर, उस दूसरे के ये साथ? वाला हमारा आ गया ये वोल्टेज, और ये वोल्टेज हमारा कितना है 120। अब आप इसको इससे कंपेयर कर लोगे फर्स्ट पार्ट से, ठीक है। तो आपके पास आंसर जो है वो इसका 12 ही आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना कंपेयर करके इसको एक बार और। सर ये ऐसे ठीक है कि जो मैंने किया है, वैसे मुझे नहीं पता ये ठीक है कि नहीं, आप बता दें। 120 जो है, हम्म। इसको मैंने मतलब आई डोंट थिंक इट्स राइट, लेकिन मुझे और भी तरीका समझ नहीं आया कि 120 हाँ सेकेंडरी आ और 10 गई। और 100 की आपने रेशियो लेके तो फिर एक और हाँ पिछली रेशियो, वोल्टेज और ली है। रेशियो से भी कर सकते हैं, वरना ये कि आपको एक वैल्यू तो मिल गई, अब आपको प्राइमरी की वैल्यू चाहिए तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड सही है, जैसे भी हम चाहे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। अब असल में हमारा टाइम बहुत हो गया ना, बिल्कुल भी उस वो अब कैलकुलेशन करने का किसी का भी दिल नहीं है, कुछ ही रह गए अब तो 38। अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, और व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ यूजिंग अ हाई वोल्ट ट्रांसमिशन, डी। और इस बार देखो न्यूक्लियर में दो दिए इन्होंने। अच्छा इसमें भी डिफ्लेक्शन वाला सेम है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहां पर भी हमने वही किया था, बस फर्क ये है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज दे दी, वहां पर सिंपल दी थी। तो इसमें या तो अप होगा या तो डाउन होगा, वैसे ये रिपीटेड ही है एक तरह से, हमने देखा था। तो या तो अप होगा या डाउन होगा, आप लेफ्ट हैंड रूल लगा कर देखो, आपको आइडिया हो जाएगा। इनटू द फील्ड है और करंट की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड बनेगी, मतलब आप फर्स्ट फिंगर को डाउनवर्ड रखो, सेकंड फिंगर आपकी लेफ्ट पॉइंट कर रही होगी, और थंब जो है वो आपका डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा होगा। मतलब आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज, और उसके बाद जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी ना वो पॉजिटिव से लेनी है, तो इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले ली यानी लेफ्ट की साइड पे, और थंब की डायरेक्शन देखो डाउनवर्ड आ रही है, तो लेफ्ट हैंड रूल हमारा इस तरह से फिक्स होगा, ठीक है। तो डाउन टू द पेज। और लास्ट में पूछे जीएम ट्यूब में आपके पास अल्फा पार्टिकल्स आर फायर्ड एट अ थिन गोल्ड और फ्यू आर डिफ्लेक्टेड। सर मुझे पिछले वाला नहीं समझ आया, अच्छा एक मिनट 40 को मतलब ठीक इसमें कर हमने लें। निकालना क्या था? हाँ मैं बता देता हूँ। अच्छा 40 में ये करना है कि व्हाट कैन बी डेड्यूस फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट और फ्यू फ्रॉम डिफ्लेक्टेड, ठीक है। इसमें ये बताया था हमने न्यूक्लियस जो है वो आपका स्मॉल है, ये भी आपको याद होगा, ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन लास्ट वाले जो है वो
हमारे पास पेपर से रिपीटेड हैं, बहुत सारे टॉपिकल्स में थे हमारे। तो न्यूक्लियस बहुत स्मॉल होता है, इसलिए कुछ डिफ्लेक्ट हो पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपके 40 हो गए कंप्लीट।